जय हिंद दोस्तों, सभी को राधे राधे। सभी को भाई आज पढ़ेंगे हम लोग बुद्धि। बुद्धि में और क्या पढ़ेंगे? बुद्धि लब्धि, बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि थ्योरी, बुद्धि की परिभाषा पढ़ेंगे, बुद्धि का फार्मूला पढ़ेंगे, विशेषताएं क्या है, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज फुल लेंथ में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे। याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा और आज इस टॉपिक का पूरा क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद MCQ करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नया हो तो स्ट्रगल पॉइंट 28 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नोट्स के साथ पढ़ेंगे पूरी तरह से और एक साथ ट्रिक लगाते हुए चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में बता देता हूँ। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? जन्मजात क्षमता है। क्या है? जन्मजात क्षमता है। बुद्धि को हम देख नहीं सकते, मतलब अमूर्त है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, बुद्धि पहचानने एवं सीखने की योग्यता है। सही बात। क्या है बुद्धि? बुद्धि पहचानने एवं सीखने की योग्यता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन इंग्लैंड ने के 1885 में किया था। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में कैटल के द्वारा किया गया था। कैटल ने 1890 में पैलिसेविया विश्वविद्यालय लंदन में मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक लिखे थे। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसको फैक्ट तक लिखते जाएंगे अपने नोट्स में। कब की थी? 1890 में। कौन? कैटल के द्वारा। ठीक है, इसको याद कर देंगे। फिर है अगला टॉपिक, अगला पॉइंट। मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने किया था। किसने किया था? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फ्रेड बीने 1908 में। इस सबको नोट करते जाना अपनी कॉपी में। फिर है बुद्धि के अर्थ को लेकर 1910 में ब्रिटेन एवं 1921 में अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों ने की सभा हुई। फिर 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिक की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई। बुद्धि को विभिन्न भागों में बांटा गया है। बुद्धि, पहला है समायोजन की योग्यता। कौन कौन सा वैज्ञानिक है? बिने, बर्ट, वुडवर्ड, सभी जानते हैं। सीखने की योग्यता में है थर्नोडाइक, बकिंगहाम, डियरबर्न, याद रखेंगे। अमूर्त चिंतन की योग्यता में स्पियरमैन, टर्मन, विने और बर्ड, इन सबको याद रखेंगे। समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता में। ठीक है, तो बुद्धि की परिभाषा देखते हैं। बुद्धि की परिभाषा में कई सारे वैज्ञानिक हैं, तो इनको याद करते चलेंगे। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? पहला देखते हैं टर्मन। टर्मन, इसमें याद रखेंगे मन। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों, किसमें? मन से आगे रखेंगे अमूर्त है, ऐसे याद करेंगे। बकिंगहाम का क्या है? इंपॉर्टेंट है ना ये सब। बकिंगहाम का सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्ड, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्ड में क्या है? वर्थ, डब्लू ले लेंगे। वर्क में भी क्या है? डब्लू, ऐसे याद करेंगे वर्क का। इस तरीके से याद करेंगे तो जल्दी आसानी से याद होगा। फिर है मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। इस तरीके से याद करेंगे। ईस्टर्न, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना क्षमता ही बुद्धि है। इम्पोर्टेंट। रायबर्न, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। सभी इम्पोर्टेंट है, सभी वैज्ञानिक, कई बार पूछा गया है। फिर है वुड्रो, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। हेनमान, बुद्धि में दो तत्व होते हैं, पहला ज्ञान की क्षमता, दूसरा निहित ज्ञान। ठीक है, हेनमान का क्या है? दो तत्व है, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। फिर उसके बाद है थॉर्नडाइक,
सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। कॉल्विन ने क्या बोला है? यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है। डेयर वर्ना का क्या कहना है? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। इंपॉर्टेंट डेयर वर्ना। विनय का भी इम्पोर्टेंट है। बुद्धि इन 4 शब्दों से है निहित है। ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। रॉस के अनुसार नवीन परिभाषा से चेतना अनुकूल ही बुद्धि है। ये भी इम्पोर्टेंट है। वेल्स, बुद्धि वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम पुनर्योजना करता है। गॉल्टन, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की योग्यता है। बोरिंग, बुद्धि परीक्षण को जो मापता है वही बुद्धि है। इम्पोर्टेंट। ड्रेयर, बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य या समस्या है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट। सभी इम्पोर्टेंट है इसमें का। वैज्ञानिक कठिन लग रहा है पर कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसको याद करने का यही तरीका है। अपने तरीके से ट्रिकी करके याद करना है। इसके पश्चात बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं। बुद्धि की विशेषताएं में क्या है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, पहले ही बताया हूँ अभी स्टार्टिंग में। फिर दूसरा सीखने की योग्यता है। तीसरा बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। सही है, बुद्धि से ही समस्या समाधान करते हैं ना हम लोग। और चौथा अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। ये भी सही है। पांचवा संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि से ही सब चीज होता है। छठवा आत्मविश्लेषण करने की योग्यता है। क्या क्या विश्लेषण कर सकते हैं, ये भी बुद्धि का ही काम होता है। बुद्धि एक अमूर्त प्रत्यय है, शुरू में बताया हूँ अभी। आठवां बुद्धि एक बहुआयामी योग्यता है जो सूझबूझ में सहायक है। मल्टी डायमेंशनल बोल रहा है इसमें। नौवां बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थिति को सरल बनाती है। 10वां बुद्धि परिवर्तनशील है, परिपक्वता के साथ साथ बुद्धि में विकास देखा जा सकता है। 11वां बुद्धि पर वातावरण व वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। सही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। बुद्धि पर वातावरण व वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। 12वां ये इम्पोर्टेंट है। पिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है। इम्पोर्टेंट। कार्ल एवं ब्रूस, लिंग भेद के कारण बालकों व बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। बुद्धि किसी जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। सभी जातियों में अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। नोट्स करते जाइए एक साथ सभी लोग। फिर उसका पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। एंड तक बने रहेंगे सभी, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। नोट्स बनाते चलिए एक साथ, स्किप कर करके। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार किसने दिया है? थॉर्नडाइट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि किसकी होती? मतलब सामाजिक बुद्धि से मतलब है इस बुद्धि का संबंध है व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य से होता है। सामाजिक कार्य, सामाजिक बुद्धि मतलब सामाजिक कार्य करना है। इस प्रकार की बुद्धि के वाला व्यक्ति मिलनसार वही है, सामाजिक कार्यों की रुचि लेने वाला होता है। जैसे कि नेता हम लोग जानते हैं सामाजिक कार्य करता है, व्यवसायी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा। इसको याद रखेंगे, उदाहरण को पूछा जाता है। यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, कई सारे नाम हैं, इसको भी याद रखना है। मूर्त बोल रहे हैं। इस बुद्धि का संबंध मशीनों या यंत्रों से होता है। जैसे इंजीनियर मशीनिंग का काम करते हैं, मैकेनिक मिस्त्री, ये सब आप देखे हैं जी अपनी जीवन लाइफ में, तो सभी जानते हैं। अमूर्त या सैद्धांतिक बुद्धि, कल्पनाकार सुन से, तो कल्पना कौन करता है इसको भी देखेंगे। दार्शनिक, कलाकार, ये सब करते हैं, कवि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जैसे दार्शनिक, कलाकार, साहित्यकार,
ये सब आएंगे। चित्रकार, वकील, ये सब इसी में ही आएंगे। ठीक है। फिर गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, इसको भी देख लेते हैं गैरेट साहब का। गैरेट ने पहला मूर्त बुद्धि, कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, मैकेनिक। ठीक। उसके बाद है अमूर्त बुद्धि, कवि, वकील, वैज्ञानिक, साहित्यकार। सामाजिक बुद्धि, नेता, व्यवसायी, शिक्षक। वैसी है, बस गैरेट साहब ने दिया है, उसको थॉर्नडाइज साहब ने दिया है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा वेरी इंपॉर्टेंट? एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं। तो ट्रिक से पढ़ेंगे तो उसके लिए ट्रिक ही बनाना पड़ेगा। तो पहले ट्रिक देखते हैं हम लोग। लाइन को पकड़ते ही इसको ऐसे बनाया हूँ मैं। एक विनय था जो 2 सुपरमैन के साथ रहता था। तो एक विनय मतलब एक कारक का सिद्धांत। इसको देखेंगे, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने। किसने दिया है? विनय ने। किसने दिया है? विनय। एक कारक सिद्धांत हो गए। उसके बाद जो 2 सुपरमैन के साथ रहता है, किसके साथ रहता है? 2 सुपरमैन मतलब स्पीयरमैन। 2 या त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन साहब। ऐसे याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे। फिर उसने लुइस के साथ समूह में रहने का फैसला किया। तो हमें क्या है? लुइस के साथ रहने का, समूह में रहने का। तो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है? लुइस या थर्स्टन ने। किसने दिया है? लुइस या थर्स्टन ने। थर्स्टन ने दिया है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे। उसके बाद है एक दिन वह थॉर्नडाइक को बहुत से कारों का सैंपल दिखाने थॉमसन के पास गया। ये था कट जाएगा, था नहीं रहेगा, देख लेना, इसको था को काट देंगे। एक दिन वह थॉर्नडाइक को बहुत से कारों का सैंपल दिखाने थॉमसन के पास गया। तो बहुकारक का सिद्धांत कौन है? वैज्ञानिक थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। इसमें पॉइंट को पकड़ते रहना। बहुकारक का सिद्धांत। फिर है सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श थ्योरी किसने दिया है? थॉमसन ने। किसने दिया है? थॉमसन। याद रखेंगे, इसमें डाउट होता है सभी को। उसके बाद है थॉमसन के पास गया। फिर उन कारों का लुक फोर्ड गाड़ी की 3D लुक जैसा था। किसके जैसा था? फोर्ड गाड़ी के। तो 3D या आयामी थ्योरी किसने दी है? GP गिलफोर्ड। फोर्ड गाड़ी गिलफोर्ड, ऐसे याद रखेंगे। फिर उसके बाद है लेकिन गार्ड की बहू ने उसे गेट पर रोक लिया। तो इसमें किसको पकड़ेंगे? गार्ड की बहू ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत, सॉरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत इस बार रखेंगे। तो हावर्ड गार्डनर। गार्ड से गार्डनर याद रखेंगे। 4-5 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ट्रिक भी याद हो जाएगा। और एक ठोस का ढाल देकर भेज दिया। तो ठोस बोल दिया, तरल और ठोस का सिद्धांत इसने दिया? RB कटहल से, RB कैटल से, और हॉर्नक याद रखेंगे। इस प्रकार से याद रखेंगे और सभी को एक साथ पढ़ते हैं, उससे पता चल जाएगा। देखिए अपने नोट्स में लिखना। एक विनय था जो 2 सुपरमैन के साथ रहता था। फिर उसने लुइस के साथ समूह में रहने का फैसला किया। एक दिन वह थॉर्नडाइक को बहुत से कारों का सैंपल दिखाने थॉमसन के पास गया। उन कारों का लुक फोर्ड गाड़ी की 3D लुक जैसा था। लेकिन गार्ड की बहू ने उसे गेट पर ही रोक लिया और एक ठोस का ढाल देकर भेज दिया। इसको एक नोट्स में लिखना, फिर उसको नीचे में इस प्रकार से लिखना। और भी थ्योरी है, उसको याद करेंगे। जैसे कि इसके बाद क्रमिक महत्व का सिद्धांत, बर्ट एंड बर्नर, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, ब्लूम, ये सब को याद रखेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं, बुद्धि का सिद्धांत।
पहला है एक खंड या कारक बोध सिद्धांत। तो प्रतिपादन कौन है? अल्फ्रेड बिने के। कब किया? 1911। सहयोगी टर्मन व स्टर्न है। फिर वह बुद्धि सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है, निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है। या एक खंड बुद्धि का भी सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा है द्विकारक या त्रिकारक का सिद्धांत। वही है। कौन दिया है द्विकारक का सिद्धांत? प्रतिपादक स्पीयरमैन। कब? 1904 में। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो प्रकार हैं। पहला सामान्य तत्व, जिसे जीवी कारक या जी फैक्टर बोलते हैं। दूसरा विशिष्ट तत्व, एस कारक। स्पीयरमैन ने एस कारक और एक्स कारक के बजाय जी कारक को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। डायग्राम से देख सकते हैं। स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत की कमियों को ठीक करने बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बस इतना ही पढ़ना है। सामान्य मानसिक योग्यता पहला क्या है? सामान्य तत्व में सामान्य मानसिक योग्यता बोलते हैं, जिसे जनरल मेंटल एबिलिटी बोलते हैं या जी फैक्टर भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है शिक्षक भर्ती से, तो इम्पोर्टेंट ही है। सी टेट। फिर दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी या एस फैक्टर। इसको ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। इस मतलब स्पेशल मतलब मेहनत करके जिसे अर्जन किया जाता है, और सामान्य बुद्धि मतलब पहले से प्राप्त हुआ रहता है। ठीक है, बस इतना ही समझना है। उसके बाद तीसरा है बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत। प्रतिपादन कौन है? बहुकारक या बहुतत्व थॉर्नडाइक, अमेरिका से। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं अपितु अनेक तत्वों से होती है। बुद्धि की रचना सामान्य योग्यता से न होकर सारी विशिष्ट योग्यता से होती है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की। इसलिए इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत बोलते हैं। इम्पोर्टेंट। अन्य नाम बालू के टीले का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत। चलिए बताइए थॉर्नडाइक का और कौन कौन सा सिद्धांत है? कमेंट बॉक्स में बताना। और क्या क्या सिद्धांत है पढ़े हैं। इस प्रकार से बताया गया डायग्राम में थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। फिर है चौथा समूह तत्व सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत। किसने दिया है? थॉर्स्टन, अमेरिका का वैज्ञानिक है। कब दिया है? 1938 में लिखा है, यहीं पर लिख लेंगे 1938 में दिया है। ठीक है। पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, उपनाम प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है। फिर थॉर्स्टन का यह सिद्धांत स्पीयरमैन ने के द्विकारक व थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत का मध्यवर्ती है। थॉर्स्टन को कारक विश्लेषण का जनक माना जाता है। फिर कैली व सिरिल बर्ट भी इस सिद्धांत के समर्थक है। कैरिल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी बुद्धि निर्माण में 9 मानसिक योग्यता का उल्लेख किया। तो थॉर्स्टन ने 13 तत्व बताए हैं। इनमें से 7 तत्वों का प्रमुख उल्लेख किया। कितने को ये उल्लेख किया? इसको ये इम्पोर्टेंट है, 7 तत्वों को। कौन कौन से देखिए, याद करने का तरीका है MRP, SN, VW। एम से मेमोरी एबिलिटी, स्मृति कारक। ठीक है। R से रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक कारक। P से परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षी कारक। S से स्पेशियल एबिलिटी, स्थानिक कारक। N से नंबर एबिलिटी, अंक संबंधी कारक। V से वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक कारक। W से वर्ड एबिलिटी, शब्द प्रवाह कारक। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, रटने की जरूरत नहीं है। थॉर्स्टन ने स्पीयरमैन के जी फैक्टर को नहीं माना था। प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श या प्रतिमान या न्यायदर्श कई बार अलग अलग नामों से पूछा गया है। किसने दी है? जे थॉमसन ने। ठीक है। उपनाम नमूना सिद्धांत अभी बताया हूँ, या प्रतिमान का सिद्धांत या न्यायदर्श का सिद्धांत।
तो इसमें क्या होता है, यह स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया है। ये भी इसके अनुसार व्यक्ति एक की बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है, कोई विशिष्ट परीक्षण की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसको याद रखेंगे। फिर है पदानुक्रम का सिद्धांत, और भी गई तो प्रवर्तक कौन है, बर्ट व बर्नर। पदानुक्रम का सिद्धांत बर्ट व बर्नर कब किया, 1965 में। बर्ट एवं बर्नर ने सामान्य मानसिक योग्यता को 2 श्रेणियों में विभक्त किया। पहली योग्यता का संबंध प्रायोगिक भौतिक यांत्रिक से, दूसरी योग्यता का संबंध शाब्दिक अंकिक शैक्षणिक से। इम्पोर्टेंट, दोनों को याद रखेंगे, पहली योग्यता और दूसरी योग्यता को। ठीक है। फिर उसके बाद त्रिआयामी या 3D थ्योरी, अभी बताया हूँ 3D थ्योरी। तो इसमें हो जाएगा प्रतिपादक गिलफोर्ड 1967 का। उपनाम त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने बुद्धि व्याख्या 3 रूपों में की है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया त्रिआयामी को। ये 3 रूपों में बांटा गया उसको ना। पहला संक्रिया या प्रक्रिया, दूसरा विषय वस्तु या अंत वस्तु, तीसरा उत्पाद या परिणाम। तीनों को याद रखेंगे। उसके बाद और भी देखेंगे संक्रिया क्या है, विषय वस्तु क्या है, और इसी को बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं, और क्या क्या नाम से बोलते हैं इसको बताएं। त्रिआयामी को बुद्धि सिद्धांत या गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत 3D थ्योरी, घन का सिद्धांत या क्यूब का सिद्धांत, या ईंट का सिद्धांत या ईंट मॉडल। इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये बोला उसको नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं संक्रिया। संक्रिया या प्रक्रिया वह व्यक्ति द्वारा चिंतन करने का प्रयास है। संक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यता 5 प्रकार की होती है। पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा अभिसारी चिंतन, पांचवा मूल्यांकन। ठीक है। तो पहला विषय वस्तु या अंत वस्तु, व्यक्ति समस्या समाधान या चिंतन के लिए जिस सूचना सामग्री की सहायता लेता है वह विषय वस्तु या अंत वस्तु कहलाता है। विषय वस्तु को 4 कारकों में विभाजित किया गया है। पहला संकेत, दूसरा आकार, तीसरा शाब्दिक, चौथा व्यवहार। फिर उत्पाद या परिणाम को देखते हैं। संक्रिया के विषय वस्तु को लेकर बौद्धिक प्रक्रिया के बाद जो परिणाम मिले वह उत्पाद है। उत्पाद या परिणाम को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ए इकाई, बी वर्ग, सी संबंध, डी प्रणाली, ई स्थानांतरण, ए प्रयोग या उपभोक्ता या उपदेयता। इसमें सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया, देख लेना। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में मूल रूप से 120 कारक बताए हैं। कैसे बताए हैं उसको देखेंगे। संक्रिया में 5 बताए हैं, अभी ये 5 हुआ, सभी देखे हैं। और विषय वस्तु में 4 बताए हैं, फिर उत्पाद में 6 बताए हैं। तो सभी को इंटू कर देंगे तो 120 कारक आ जाएंगे। उसके बाद इसके बाद गिलफोर्ड ने संशोधन कर 150 कारक बताए। वह 1988 में इसका और विस्तार करते हुए 180 कारक बताए हैं। ठीक है। विस्तार के बाद संक्रिया 6, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। विस्तार के बाद इसको लिख लेना, संक्रिया 6, विषय वस्तु 5, परिणाम 6, सभी को इंटू करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात पढ़ेंगे हम लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे एक एक करके सभी को, क्या है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में किया है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि में एक कारक न होकर बहुत सारे कारकों का समावेश होता है। गार्डनर ने बुद्धि के मूल रूप में से 7 कारक बताए हैं। बाद में इसका विस्तार करते हुए 1998 में 8 और सन 2000 में 9
9वें कारक अस्तित्ववादी बुद्धि को शामिल किया। वर्तमान में हावर्ड गार्डनर बुद्धि के 9 सिद्धांतों को स्वीकार किया। लेकिन एनसीईआरटी में 8 प्रकार को देखते हैं। ठीक है, तो क्या है 8 प्रकार के देखते हैं। शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। तो शाब्दिक और भाषाई में कौन कौन आता है बताइए। शाब्दिक और भाषाई में ऐसे व्यक्ति को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। किसको रहता है? कवि, लेखक, गीतकार, पत्रकार। इम्पोर्टेंट है ना, सभी इम्पोर्टेंट इसमें का। कई बार पूछा गया सी टेट, CG टेट, UP टेट, MP टेट सभी में पूछा गया है। शिक्षा भर्ती के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है स्थानगत बुद्धि, स्पेंशियल। दूसरा क्या है? स्थानिक बुद्धि या देशिक बुद्धि, वो इसी को बोलते हैं। वस्तुओं और आयामों का तुरंत याद करता है। कौन करता है इसमें? नौचालक, पायलट, कलाकार, चित्रकार, विमान चालक, मूर्तिकार, साज सज्जक। कई सारे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उसको लिखते जाएंगे। फिर तीसरा है संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि में कौन कौन आएगा? जिन व्यक्तियों में लय, सुर, ताल इन सब का अच्छा ज्ञाता हो, बहुत अच्छे से जाता है। जैसे कि AR रहमान, सभी जानते हैं, गायककार, संगीतकार या रचयिता, ये सब म्यूजिकल का अच्छे से प्रॉपर तरीके से जानते हैं इन लोग। फिर चौथा है तार्किक बुद्धि, मतलब लॉजिकल बुद्धि लगाने वाला। कौन होता है? वैज्ञानिक, दार्शनिक और अर्थशास्त्री होता है। पांचवा है शारीरिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक। ठीक है, इसमें संपूर्ण शरीर का लचीला बनाकर प्रयोग करना होता है। पेशी अंगों को। खिलाड़ी, रोहित शर्मा हो गया समझो, कोहली, धोनी, नृत्यक, वो भी डांस करके, अभिनेता, धावक, सर्कस, व्यायाम करते हैं, ये सब में शारीरिक बुद्धि होती। फिर छठवा है व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, पर्सनल सेल्फ, अंतर्मुखी व्यक्ति। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, शिक्षक, चिकित्सक, राजनेता। ठीक, या इंट्रल पर्सन भी बोलते हैं इसको, अंतर व्यक्ति बुद्धि। ऊपर वाले को अंतर व्यक्ति या पारस्परिक बुद्धि बोलते हैं, इंट्रा पर्सन। फिर है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, संवेदनशील होते हैं, पर्यावरण, प्रकृति के प्रति रुचि वाला। फिर 9वां अस्तित्ववादी, दार्शनिक, चिंतक। फिर 9वां है सूचना प्रकरण सिद्धांत। यह सिद्धांत स्टर्नबर्गर में अपनी पुस्तक बियॉन्ड IQ ने 1985 में किया। स्टर्नबर्गर ने बताया कि व्यक्ति किसी भी नई सूचना को कूट संकेत, अनुमान, मानचित्रण, उपयोग, औचित्यकरण, अनुक्रिया के रूप में सिखाता है। एक बार पढ़ लेंगे इसको। फिर 10वां तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। किसने प्रतिपादन? कैटल ने तत्व बुद्धि को स्पीयरमैन के G कारक के समान बताते हुए इसका वंशानुगत निर्धारण होना बताया। साथ ही इसका संबंध तर्कणा शक्ति से भी है। फिर है खंडहीन सिद्धांत, कई सारे और है ना, देखते हैं। प्रतिपादक थर्नोडाइक। प्रतिपादक ने बताया कि मस्तिष्क में अनेक स्वतंत्र विभाग होते हैं जो हम एक दूसरे को संबंधित नहीं होते हैं। 12वां, बहुत सारे सिद्धांत हैं, सभी को एक बार पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में काम आए। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक है ब्लूम। इस सिद्धांत में ब्लूम ने बताया कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, अर्थात बुद्धि का अस्तित्व नहीं है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक सब बताया समय है। 13वां, त्रितंत्र या त्रिचापी सिद्धांत। प्रतिपादक है स्टर्नबर्गर 1985 में। इस सिद्धांत में स्टर्नबर्गर ने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। पहला, घटकीय बुद्धि या विश्लेषण बुद्धि।
विश्लेषण बुद्धि में समस्याओं को टुकड़े टुकड़े में बांटना ये है। दूसरा अनुभवी बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि, इसमें पूर्व अनुमान लगाना खोज के आधार पर, इस प्रकार से ना। तीसरा है संदर्भिक बुद्धि या प्रायोगिक प्रैक्टिकल ग्रुप में, जैसे हम दैनिक जीवन में देखते हैं क्या क्या हो रहा है बच्चों से संबंधित, इस सबको ये सब वही है अभी बताया हूँ, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है क ख या अ ब की बुद्धि का सिद्धांत। ओनली प्रतिपादक देखेंगे हैव। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्याजे। बहुमानसिक विकास योग्यता का सिद्धांत प्रतिपादक कैली। कैली ने 9 प्रकार की योग्यता बताई है। 17वां है लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत, प्रतिपादक है जॉनसन। कौन है? जॉनसन। चलिए अब पढ़ते हैं बुद्धि मापन के सोपान। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला है वास्तविक आयु, क्रॉनिकल एज, जिसे डिनोट कर दें CSA। दूसरा है मानसिक आयु, मेंटल एज, MA। तीसरा है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेशेंट, IQ। फिर है बुद्धि के इतिहास के बारे में जानते हैं, क्या क्या हुआ इसको देखते हैं। चलिए मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटल ने 1890 में दिया। सभी के देखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने किया। सर्वप्रथम IQ शब्द का प्रयोग स्टर्न 1912 में किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। इसने दिया टर्मन 1916। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सभी को याद करना है, सभी को। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। कई सारे क्वेश्चन इसी में से आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसी में से। सभी की डेट इम्पोर्टेंट है और कौन दिया है, ठीक है। इसके पश्चात देखेंगे बुद्धि का विभाजन टर्मन के अनुसार। पहला है 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि और बाल। बुद्धि लब्धि में 140 से ऊपर होगा तो प्रतिभाशाली, जेनियस या गिफ्टेड बालक। दूसरा है 120 से 140 या 139 भी बोल सकते हो, जैसा ऑप्शन है उसी के हिसाब से बनाना है। प्रखर बुद्धि, सुपीरियर। तीसरा 110 से 112 अति सामान्य, एवो एवरेज। चौथा है इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया, 90 से 110 सामान्य। कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं बताइए, कमेंट में बताइए। 5वां 75 से 90 अति अल्प, नहीं अल्प बुद्धि, डल। फिर उसके बाद है 6वां 50 से 75 मूर्ख, मोरन। फिर है 7वां 25 से 50 मुंड या हिंड। 8वां है 25 से कम महामूर्ख है, जड़, कुछ भी काम नहीं कर सकती जी, अपना भी। चलिए बताइए कौन कौन से किसके अंतर आते हैं, इतनी बुद्धि लब्धि है आप लोगों की, कमेंट बताइए। 140 से ऊपर कौन कौन है बताइए। चलिए अगला बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें है मनोविज्ञान में परीक्षण के लिए प्रथम प्रयोगशाला 1879, कई बार पूछा गया है। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिग शहर में स्थापित की गई है। फिर उसके बाद है, कई बार पूछा गया, पहला पॉइंट को याद रखेंगे। अमेरिका के कैटल ने 1890 में बुद्धि परीक्षण पर मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना। फिर है पहला बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन ने 1905 में बनाया। इस परीक्षण में 1908 में पहला व दूसरा 1911 में संशोधन हुआ। फिर है भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई भारत में? CH राइस। किसने की? CH राइस।
1921 में हिंदुस्तानी विनय निष्पादन परीक्षण की, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इस लाइन को। फिर डॉक्टर जे मोरे इलाहाबाद में 1927, पहला 1921 फिर 1927। फिर लज्जा शंकर शाह 1933, 10 से 18 वर्ष के बालकों हेतु सिंपल मेंटल टेस्ट का निर्माण किया। चलिए, बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में, इसके बाद यहाँ तक अलग है। फिर बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। समूह मतलब कई सारे बच्चे रहेंगे उसमें, व्यक्तिगत इस प्रकार को देखते हैं। चलिए बात देखते हैं। बुद्धि परीक्षण को शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण शब्दों एवं संख्याओं का प्रयोग करके, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण शब्दों के स्थान पर चित्र व आकृतियाँ, डायग्राम, ये सब पर दिखाकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण नोट से बनाते जाइए ना। बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत, सामूहिक। नोट से कैसे बनाएंगे अपने हिसाब से देखिए। बुद्धि परीक्षण कैसे बनाना है, सभी को नहीं लिखना है, जो जो पॉइंट है उसी को बस लिखते जाना है। आप जैसे समझ सकते हैं वैसी। चलिए, बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक, सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पहला किसने दिया, विनय साइमन परीक्षण है। इम्पोर्टेंट है, नाम ही से ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिपादक विनय व साइमन 1905 में, फिर 1908, 1911 में संशोधन हुआ। 3 से 15 वर्ष साल के बच्चों के लिए कुल 130 ओनली 30 क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 15 वर्ष साल के लिए। फिर दूसरा स्टैनफोर्ड विनय स्केल, प्रतिपादक टर्मन 1916, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। इम्पोर्टेंट 2 से 14 वर्ष है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने, 2 से 14। इस परीक्षण में 1937 व 1960 में संशोधन किया गया, इसमें कुल 90 क्वेश्चन। फिर है तीसरा पाटियंस भूल भुलैया परीक्षण, पिक्चर भी है भूल भुलैया। निर्माता पाटियंस 1924 में। कितने वर्ष है, 3 से 14 वर्ष है, मतलब 14-15 एवरेज ही है सभी के में। ठीक है, मिसाल के बच्चों के लिए। चौथा अलेक्जेंडर का पास अलांग परीक्षण, निर्माता अलेक्जेंडर 1932, 7 से 18 वर्ष की आयु में के शिक्षित और अशिक्षित बालकों के लिए। इस परीक्षण में कुल 8 डिजाइनदार गुटके लाल प्लस नीले होते हैं, जिनको बिना उठाए खिसका कर व्यवस्थित करना होता है। इसमें प्रथम 4 गुटकों के लिए 2 मिनट व अंतिम 4 के लिए 3 मिनट का समय होता है। ये सीटेट क्वेश्चन में पूछा जाता है इसी प्रश्न। फिर 5वां भाटिया निष्पादित परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं। निर्माण चंद्रमोहन भाटिया 1955, शिक्षा वर्दी में कई बार पूछा गया है इसको। 8 से 12 वर्ष की आयु के बालकों के लिए इसमें शिक्षित व अशिक्षित दोनों का परीक्षण होता है। इन परीक्षण में 5 परीक्षाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन से 5 परीक्षण देखते हैं। कोहा ब्लॉक परीक्षण, दूसरा अलेक्जेंडर पास अलांग, तीसरा रेखा आकृति चित्रण, चौथा अंक तत्काल स्मृति परीक्षण, 5वां है चित्रपूर्ति परीक्षण। बस पढ़ लेना है एक बार। फिर 6वां वेस्लर वयस्क बुद्धि सिद्धांत। क्या है, वेस्लर वयस्क बुद्धि सिद्धांत। निर्माता है वेस्लर डेविड 1939, 16 से 64 वर्ष। 16 से 64 वर्ष बोलेंगे तो वेस्लर का नाम आएगा। व्यक्तियों के लिए, इसमें बच्चों के लिए वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन नामक परीक्षण किया, जिसमें 10 उप परख है। फिर 7वां है जेटोला टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर जेटोला द्वारा निर्मित है। यह एक शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, जिसमें 100 प्रश्न 20 मिनट में करने होते हैं। 100 प्रश्न 20 मिनट में। फिर है 8वां डॉक्टर प्रयाग मेहता टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कुल प्रश्न 80। यह
शाब्दिक व सामूहिक टेस्ट है। शाब्दिक और सामूहिक दोनों है ना। डॉक्टर चंद्र मोहन जोशी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कुल पद 100। यह है शाब्दिक और सामूहिक परीक्षण है। फिर इम्पोर्टेंट है 10वां। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा इसके बाद। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद J.C. रेवेनस 1938 में 20 से 64 वर्ष। यह अशाब्दिक व व्यक्तिगत है। फिर 11वां कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, लकड़ी के गुटकों का प्रयोग। इसके बाद यहाँ पर से समूह परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सामूहिक परीक्षण के बारे में, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। इस परीक्षण में एक ही समय में कई व्यक्तियों का एक साथ परीक्षा ली जाती थी। यह परीक्षण शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार से होती थी। भारत में डॉक्टर एस जटोला ने 1963 में सामान्य बुद्धि को मापने के लिए शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पहला आर्मी अल्फा परीक्षण इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। निर्माता ऑथर ओटिस 1917 में अमेरिका आर्मी में सैनिकों व अधिकारियों के चयन के लिए किया था। आर्मी से याद रखेंगे तो आर्मी के लिए है बेटा। यह परीक्षण अंग्रेजी भाषा का प्रथम परीक्षण है, अंग्रेजी भाषा। इस परीक्षण में कुल 8 भाग है। कितने भाग है? 8 भाग है। आर्मी बीटा परीक्षण, निर्माता ऑथर ओटिस 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के सैनिकों की जांच के लिए किया गया। इसमें चित्रों और रेखा गणित संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए, चित्रों और रेखा गणित के लिए, किससे है? चित्रों और रेखा गणितों के लिए। चलिए बढ़ते हैं। अगर सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए तीसरा, डॉक्टर सोहन बुद्धि परीक्षण। उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान प्रयोगशाला में स्कूल के बालकों के लिए विकसित 11 से 15 वर्ष के इम्पोर्टेंट है डॉक्टर सोहन बुद्धि परीक्षण। फिर है चौथा आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षा। इसमें है आर्मी अल्फा के सफल परीक्षण के बाद अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनाया गया। चलिए कमेंट बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब कब हुआ था, दोनों को बताइए, सभी कमेंट कीजिए। 5वां टर्मन का मानसिक योग्यता समूह परीक्षण, निर्माण टर्मन 1920। इस परीक्षण में 10 उप परीक्षण है इम्पोर्टेंट। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, निर्माता है J.C. रेवेन 1938 में। यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? अशाब्दिक। इसी को ना 2 भागों में बांटा गया है और पढ़ेंगे तो 2 भाग में। पहला है रंगीन प्रोग्रेसिव, दूसरा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव। रंगीन में क्या आ गया? बच्चों और तथा विशिष्ट समूह के लिए प्रयुक्त होगा, और स्टैंडर्ड के लिए वयस्कों के लिए। इसको ध्यान रखेंगे, नोट्स में है नहीं पर बता दिया हूँ। रंगीन के लिए और स्टैंडर्ड के लिए। रंगीन मतलब बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड मतलब वयस्कों के लिए, याद रखेंगे। फिर है वैसलर बुद्धि परीक्षण। वैसलर बुद्धि परीक्षण में क्या आएगा? निर्माता है वैसलर 1939। यह 5 से 15 वर्ष के बच्चों के व 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए यह मिश्रित बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, 5 से 15 और 16 से 64 दोनों के मिश्रित है। तो देखते हैं नीचे में व्यक्तिक परीक्षण व सामूहिक परीक्षण में अंतर क्या क्या है। व्यक्तिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, यह एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। समूह में एक साथ समूह में परीक्षण किया जाता है। दूसरा, परीक्षण के निर्माण एवं प्रमाणीकरण कठिन होता है। दूसरा, परीक्षण का निर्माण एवं प्रमाणीकरण सरल होता है। तीसरा, प्रश्नों की प्रकृति जटिल एवं संख्या सीमित होती है। इसमें प्रश्नों की आकृति आसान
आसान होती है वह प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। चौथा, परिणाम विश्वसनीय होते हैं, परिणाम कम विश्वसनीय होते हैं। पांचवा, प्रशिक्षण एवं अनुभवी मनोविज्ञान की आवश्यकता है, सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति ही भी यह परीक्षण कर सकता है। कम उम्र के बालकों को हेतु इसमें वयस्कों के लिए भी किया जाता है। फिर है, इसका प्रयोग निदानात्मक क्षेत्र में किया जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, नौकरी आदि के वर्गीकरण के बारे में किया जाता है। चलिए बता देता हूँ कौन कौन से परीक्षण इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको बता दे रहा हूँ। इसमें को बुद्धि परीक्षण को तो सभी को पढ़ना है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण को सभी पॉइंट को पढ़ना है। फिर उसके बाद है बुद्धि परीक्षण में पहला विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को याद करना है इसको। फिर स्टैनफोर्ड अगर, फिर पार्टियंस, अलेक्जेंडर, भाटिया और वेस्लर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रेवेंस प्रोग्रेसिव ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर सामूहिक में देखेंगे तो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर डॉक्टर सोहनलाल विधि परीक्षा, आर्मी जनरल वर्गीकरण, और इसमें प्राय सभी इम्पोर्टेंट है। रेवेंस प्रोग्रेसिव दोनों में है तो याद रखेंगे। फिर उसके डिफरेंस को देखें अभी तो चलिए और लास्ट देखते हैं बुद्धि से संबंधित अन्य तथ्य। बुद्धि लब्धि का सूत्र है शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, एजुकेशनल एज EA अपान मेंटल एज MA इंटू 100। दूसरा है शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया और शैक्षिक लब्धि का सूत्र किसने दिया बताइए, कमेंट में बताइए सभी। शैक्षिक लब्धि का सूत्र है शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, वास्तविक आयु होता है इसमें, या एजुकेशनल एज EA अपान क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100 होता है। चलिए अगला देखते हैं बेसल वर्षा। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्षा कहते हैं। यही उनकी मानसिक आयु व योग्यता होती है। जैसे कक्षा 5वीं के बच्चा 12वीं को सॉल्व कर देगा, 12वीं के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तो उसका बेसिक ईयर कितना होगा, 12वीं में 17-18 ईयर, तो 17-18 ईयर उसका बेसल वर्ष या बेसिक आयु हो जाए, ठीक है, बेसिक वर्ष, बेसिक ईयर भी बोलते हैं उस चीज़ को। फिर उसके टर्मिनल वर्ष है। जिस आयु के स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं, ठीक है। नोट, 16 वर्ष के अधिक आयु वाले व्यक्तियों का बुद्धि मापन करते समय सूत्र में वास्तविक आयु का मान 16 ही रखा जाता है। नोट को ध्यान रखेंगे। अब तो इसके बाद MCQ करेंगे क्योंकि थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। थ्योरी में परिभाषा पढ़े हैं, विशेषता पढ़े हैं, परीक्षण भी पढ़े हैं, सभी परीक्षण को भी पढ़े हैं, सभी वैज्ञानिक का नाम भी पढ़े हैं परिभाषा में, मोस्टली ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद MCQ करेंगे फुल लेंथ में। स्ट्रगल पॉइंट 28 को सब्सक्राइब कीजिए सभी, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सभी को।